हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए, आ जाइए सभी लोग क्लास में और एक बार हाय हेलो बोल देंगे, जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ओके, वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग निर्मला, गुड मॉर्निंग गुड्डू। अच्छा, एक बार क्लियर कर दीजिएगा, वॉइस वीडियो पीपीटी सब क्लियर है आप सबको। अच्छा, ओके, वेरी गुड, थैंक यू गुड्डू। अच्छा, तो आज के सेशन में हम लोगों को पढ़ना है, जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि भाई आज हमको क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली संविधान सभा की रचना कैसे, इसके बारे में पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा या संवैधानिक सभा। ओके, चलिए 2 मिनट वेट करेंगे, सभी लोग आ जाएं, उसके बाद हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। 2-3 मिनट वेट हो गया, जो भी स्टूडेंट आएंगे वो लेट आते रहेंगे। ओके, स्टार्ट किया जाए। एक बार थम्स अप दीजिए और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, जैसा कि आप सबको पता है कि संवैधानिक सभा क्या होती है। अच्छा, आप लोग क्या जानते हैं संवैधानिक सभा के बारे में, चलिए बताइए। साक्षी, गुड्डू, है ना, पूजा, निर्मला, आप लोग क्या जानते हैं संवैधानिक सभा के बारे में। बताइए। नोट्स तो अपलोड कर ही दिए थे, कुछ तो पढ़ के आए होंगे आप लोग कि नहीं आए। गुड्डू, साक्षी, निर्मला, पूजा, आंसर कीजिए। ओके, ओके, वेरी गुड, ठीक है, जो भी आपको पता है अच्छा है। जैसा कि संवैधानिक सभा के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक संविधान सभा अर्थात एक सभा का गठन किया गया था, जिसे हम संवैधानिक या संविधान सभा कहते हैं, है ना। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रूपरेखा तैयार की थी इस सभा ने। ओके, स्ट्रक्चर तैयार किया था कि कैसे क्या संविधान होगा। इसीलिए इसको ही जैसे हम लोग उसमें पढ़ेंगे, उद्देश्य संकल्प, जिसको एक छोटा सा
वो बोला जाता है प्रस्तावना या संविधान बोला जाता है उद्देश्य संकल्प को जिसे जवाहरलाल नेहरू ने जिसका प्रारूप तैयार किया था, इसकी सॉफ्ट कॉपी जवाहरलाल नेहरू ने तैयार की थी। ओके तो संविधान सभा के गठन के संबंध में पहली बार तो सबसे पहले साम्यवादी आंदोलन के पहले नेता एम.एन. रॉय ने सबसे पहले संवैधानिक सभा के लिए विचार प्रस्तावित किया था, प्रपोजल दिया था। उसके बाद कांग्रेस ने 1935 में सीएए अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग की थी। अंग्रेजों ने इस मांग को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन अगस्त प्रस्ताव 1940 के तहत संवैधानिक सलाहकार निकाय का प्रस्ताव रखा कि भाई अगस्त प्रस्ताव के जैसा हमने आपको अगस्त प्रस्ताव के बारे में पढ़ाया था, जो 8 अगस्त 1940 को आया था, जो भारत के वायसराय लिनथेगो के द्वारा अपनाया गया था या लाया गया था। और इसमें कहा गया था कि भाई भारत को हम युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट बना देंगे, है ना, युद्धों की सलाह परिषद रखेंगे, संवैधानिक समझौते पर अल्पसंख्यक समुदाय की सहमति होनी चाहिए और कार्यकारी परिषद का विस्तार करने के लिए बोला था, है ना। ये सारी चीजें उन्होंने की थी किसमें, अगस्त प्रस्ताव में। ओके ये अगस्त प्रस्ताव की बात कर रहे हैं हम, अगस्त ऑफ 8 अप्रैल 1940 को। ओके तो इसमें ये चीजें कही गई थी, लेकिन यह प्रस्ताव विफल रहा। क्यों रहा? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला क्रिप्स मिशन, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, मार्च अप्रैल 1942 में आता है। इसके माध्यम से क्या हुआ कि भाई इन्होंने भी यही चीज की थी कि भाई हम युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट की वो दे देंगे, हम मान्यता आपको कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी आफ्टर वॉर के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी दे देंगे, एक संविधान बनाने वाली संस्था दे देंगे आपको। और कोई भी प्रांत, कहते हैं कि कोई भी प्रांत जो नए संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है, इसमें तो वो अपनी भविष्य की स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ समझौता कर सकता था। क्योंकि भारत में फूट डालो राज करो के बारे में, फूट डालो राज करो, इन लोगों ने ये बीज बो दिया था अंग्रेजों ने। तो क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि जो प्रांत संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने भविष्य के बारे में या भविष्य के लिए ब्रिटिश सरकार से एक अलग समझौता कर सकते हैं। लेकिन इसे भी क्रिप्स मिशन को अब मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दोनों ने अस्वीकार कर दिया। क्योंकि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस उसकी स्वराज अर्थात संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगा था। ओके, स्वायत्त शासन के बारे में बात करने लगा था। तो ये चीज याद रखिएगा। अंत में नवंबर 1906 कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा की स्थापना करी। अब एक चीज याद रखिएगा, एम.एन. रॉय ने प्रस्ताव रखा था, ठीक है, ना कि स्थापना करी थी। ओके, अब लेकिन कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा की स्थापना की थी। वो स्थापना कब की थी? नवंबर 1946 में की थी। ओके ये चीज आपको याद रखना है कि सबसे पहले रूपरेखा या मान लीजिएगा प्रस्ताव किसने रखा? एम.एन. रॉय ने रखा। फिर INSC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग की। ओके तब जाके नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना का संविधान सभा की स्थापना की गई। ओके, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अब योजना के अंतर्गत वो स्थापना तो हो जाती है, लेकिन इसके जो 3 सदस्य थे, तो इसमें 3 सदस्य बहुत इंपोर्टेंट हैं, उनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, जय श्री कृष्णा करिश्मा। 3 सदस्य कौन कौन से थे? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ग्रुप बनाया था और सुझाव दिए थे, उसके लिए चुनाव हुआ था, तो सभी दल सहमत हुए थे। और सभी दल सहमत होने के बाद 3 सदस्य आए थे। कौन? एस क्रिप्स,
ए बी अलेक्जेंडर, और नंबर 3 पैथिक लॉरेंस। ओके, ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लीजिएगा। एस क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर एंड पैथिक लॉरेंस। ओके, ये नोट हो जाए, वैसे ही आप हमें थम्स अप दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, साक्षी 24 मार्च किसमें पढ़ा है और क्या पढ़ा है, हमें ये बताइए। यस करिश्मा, ओके वेरी गुड, शॉर्ट बना लिया। चलिए अच्छा है। अब इसकी कुछ विशेषताएं थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, तो वो विशेषताएं हम लोग देख लेंगे। 24 मार्च नहीं है, वो नवंबर है। ओके, एक बार फाइनल कर लीजिएगा, है ना। देख लेते हैं एक बार और, क्लियर कर देते हैं आपका जो भी है। चलिए, अब इसकी कुछ विशेषताएं, कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो फीचर्स क्या है इसके? ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों के बीच ढीला संघ अब कुछ ढीला हो गया है ना, कुछ फ्लेक्सिबल हो गए दोनों के बीच में कुछ संबंध। और कुल संख्या सीटों की कितनी थी? 389 थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को 296 आवंटित की गई थी। जनसंख्या के अनुपात के संबंध में सीटों का आवंटन हुआ। एक सीट लगभग 10 लाख की आबादी थी, ऐसी सीटों का बंटवारा हुआ। और ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधियों का अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। कुछ अप्रत्यक्ष हुए थे, कुछ प्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। ओके, रियासतों के प्रतिनिधियों को मनोनीत किया गया था। ये सारी चीजें इसमें इसकी कुछ विशेषताएं थी। और यहाँ 296 सीटें आवंटित ब्रिटिश प्रांतों को की गई थी, लेकिन 93 जो सीटें हैं, 93, वो रियासत प्रांतों को, जो राजाओं की रियासत थी, उस प्रांतों को आवंटित की गई थी। ओके, अब जो पहली मीटिंग होती है, एक चीज और याद रखेंगे, फर्स्ट मीटिंग जो होती है सभा की, वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। और जिसमें अध्यक्षता कौन करते हैं? सबसे पहले याद रखिएगा कि फर्स्ट मीटिंग की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। ओके, सच्चिदानंद सिन्हा ये पहली मीटिंग करते हैं। लेकिन जो सेकेंड मीटिंग होती है, सेकेंड मीटिंग में राष्ट्रपति के रूप में उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? राजेंद्र प्रसाद करते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी। और उपराष्ट्रपति के रूप में एच.सी. मुखर्जी करते हैं। ओके, ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। अब सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये बुजुर्ग थे और सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसीलिए फ्रांसीसी प्रथा के अनुसार इनको विधानसभा में अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। इसीलिए पहला अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था। ओके, फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं राजेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष के रूप में एस.सी. मुखर्जी एवं बी.टी. कृष्णामाचारी ये उपाध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। तो एस.सी. मुखर्जी और दूसरे याद रखिए वी.टी. कृष्णा
मचारी। ओके, ये चीज याद रखना है। यस करिश्मा, 11 दिसंबर 1946 को ये सेकंड मीटिंग होती है। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग जो होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। ओके, इतनी चीज यहाँ आपको याद रखना है। अब उसके बाद आता है उद्देश्य संकल्प ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो इसमें क्या है, ये 13 दिसंबर 1946 को आता है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे तैयार किया जाता है और इसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आदर्शों एवं दर्शन एवं दार्शनिक प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिन पर नए भारत और उसके निर्माण, उसके संविधान निर्माण का होना चाहिए। यह प्रस्ताव उद्देश्य संकल्प का, यह प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प का संशोधित संस्करण है। अब देखा जाए देखा जाए तो अब जो उद्देश्य संकल्प है उसको ही हम लोग कह देते हैं कि ये जो हमारी प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना है वो उद्देश्य संकल्प का ही संशोधन है। ओके, उसे ये कहा जाता है। ये जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था और इस उद्देश्य संकल्प को 13 दिसंबर 1946 को तैयार किया जाता है, पेश किया जाता है और 22 जनवरी 1947 को विधानसभा द्वारा अपनाया लिया जाता है। कब? 22 जनवरी 1947 को विधानसभा द्वारा इसे सर्वसम्मति से अपनाया जाता है। ओके, इतनी चीज यहाँ याद रखना है। इसे प्रस्तावना या उद्देश्य संकल्प को एक संशोधित संस्करण कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना के लिए इतनी चीज यहाँ याद रखिएगा। इसमें सिर्फ इतना लिखा था, सुन लीजिएगा, वो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 22 जनवरी तो इसमें लिखा था कि भाई यह संविधान भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित करने और भविष्य के शासन के लिए एक संविधान तैयार करने के अपने दृढ़ एवं एकमात्र संकल्प की घोषणा करता है। ओके, ये चीजें लिखी थी कि भाई सभी लोग रोजगार, समाज कार्य की स्वतंत्रता, कानून, सार्वजनिक नैतिकता, अल्पसंख्यकों, पिछड़ा वर्गों, इन सब आदिवासियों, अन्य पिछड़ा वर्गों की पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगा। मतलब ये समझ लीजिएगा जो हमारी प्रियम्बल में लिखा है उसमें ही उद्देश्य संकल्प में भी यही लिखा था। उद्देश्य संकल्प के संशोधन रूप को प्रस्तावना कहा जाता है। ओके, नहीं नहीं, नोट नहीं करना है कल्पना, सॉरी साक्षी, नोट नहीं करना है। ओके, सिर्फ इतना समझ लीजिएगा उद्देश्य संकल्प क्या है या प्रस्तावना क्या है। तो उद्देश्य संकल्प का संशोधन रूप ही प्रस्तावना है। ओके, अब आता है 1947 के बाद भारत स्वतंत्र अधिनियम अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो 1947 के बाद संविधान सभा की संरचना को हम देखेंगे कि कैसे एक अस्थाई संसद थी। ठीक है, इसे हम अस्थाई संसद भी कहते हैं। ओके, विधानसभा संविधान का मसूदा तैयार करने के लिए एक संप्रभु निकाय है। मसूदा मतलब एक सॉफ्ट कॉपी। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को दो अलग अलग कार्य किए गए थे। एक घटक मतलब एक ग्रुप निकाय के रूप में संविधान तैयार किया और दूसरा विधायी निकाय के रूप में कानून बनाएगा। दो ग्रुप बनाए गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच अलग संविधान सभा थी, ये चीज आपको याद रखना है। दो जो ग्रुप बनाए गए थे, एक संवैधानिक काम करेगा और एक विधायी अर्थात कानून बनाने का काम करेगा। ओके, ये चीज याद रखिएगा। अब इसके जो पीठासीन अधिकारी बने, पहले विधायी कार्य देखते थे। ठीक है, तो उनका नाम याद रखिएगा। विधायी कार्य देखते थे GV मालवंकर। ओके, ये पहले विधायी बने
और संवैधानिक सभा के अध्यक्ष जो संवैधानिक कार्य कर रहे थे वो कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। ओके, ये चीज याद रखिएगा, यहां से ये पूछ सकते हैं। चलिए, अब आता है 2 मिनट वेट करेंगे थोड़ा। अब हम लोग देखेंगे संवैधानिक या संविधान का अधिनियम एवं प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट मतलब अपनाया जाना। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया एवं अधिनियमित किया जाता है और इसमें प्रस्तावना होती है, एक प्रियम्बल होता है, 395 अनुच्छेद होते हैं एवं 8 अनुसूचियां शामिल होती हैं। प्रारंभ होने की तिथि जो रहेगी वो 26 नवंबर 1950 से ही संविधान लागू हो जाता है। ओके, साक्षी वेट करिएगा। देखिए, जो यहाँ पढ़ा जाए वो पढ़िएगा, ठीक है। विभाजन की डेट हम लोग यूनिट नंबर 8 में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ अभी संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी कंफ्यूज होंगे आप लोग। सिर्फ जो टॉपिक में सारी चीजें हैं, जब यूनिट समाप्त हो जाए उसके बाद आप देखिए कि क्या छूटा है क्या नहीं छूटा है, ठीक है। बस 2 मिनट धैर्य रखिएगा, सारी चीजें हैं। अब संविधान सभा की कुछ समितियां ही बनाई गई थी, समितियों के कुछ प्रमुख थे, तो उनको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि प्रमुख समितियों में संघ शक्ति समिति जो जवाहरलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष रहे हैं, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति जिसमें जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, और प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर, है ना। इंग्लिश में यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जवाहरलाल नेहरू, और प्रोविजनल प्रोवेंस कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो प्रांतीय संविधान की कमेटी थी वो सरदार पटेल थे, एंड ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष रहे, एंड अदर मेंबर जो और भी अन्य सदस्य हैं वो जी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, माधव राव की रिप्लेस हुए थे कौन? डी एल मित्तर की जगह आए थे, और टी टी कृष्णमाचारी रिप्लेस डी पी खेतान की जगह आए थे। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब यहाँ से पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की समितियों में कौन कौन सदस्य थे, तो ये सब आपको नाम याद रखने हैं। करिश्मा क्या कह रही हैं आप? 475 आर्टिकल। करिश्मा, अभी हम लोग आर्टिकल प्रेजेंट टाइम के नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ अभी किसके देख रहे हैं? जब संविधान सभा थी हमारी उस टाइम के हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट टाइम के नहीं देख रहे हैं, ठीक। कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। जब भारत का संविधान अपनाया गया था तब की बात कर रहे हैं हम यहाँ, ओके। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं जो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ओके। अब मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। प्रक्रिया समिति अर्थात रूल ऑफ प्रोविजन कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य कमेटी स्टार स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन कमेटी राजेंद्र प्रसाद थे। स्टीयरिंग कमेटी, ओके। ये सारे सदस्य थे अध्यक्ष अलग अलग कमेटी के। तो यहाँ से आपको याद करना है क्या कि कमेटी और कमेटी के अध्यक्ष कौन है, वो चीजें आपको याद करनी है, ओके। साक्षी, प्रारूप जानती हैं आप? नहीं जानती हैं, है ना। मैंने आपसे कहा कि संविधान या आपके घर का एक एक चित्र बनाइए कि आपका घर कैसा होगा, एक उसका प्रारूप बनाइए, मतलब एक उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाइए कि आपका घर कैसा होगा, क्या क्या चाहते हैं, ठीक है। वो है
तो ऐसे ही प्रारूप कमेटी क्या है, समिति क्या है कि भाई एक कमेटी होगी जो संविधान का प्रारूप अर्थात एक उसकी कॉपी बनाएगी, सॉफ्ट कॉपी, कि हमारे संविधान में क्या-क्या होना चाहिए। ओके? ये चीजें यहाँ तक क्लियर आप सबकी? एक बार थम्स अप दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया? सभी को क्लियर है? चलिए ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। ये सब चीजें छोटी-छोटी हैं, हम लोग एग्जाम से संबंधित चीजें देखेंगे। ओके? वो सब चीजें देखेंगे भाई, 2 मिनट धीरज तो रख लो साक्षी। यूएस से क्या लिया, रूस से क्या लिया, सब देखेंगे हम लोग। ओके? अब मौलिक अधिकार अर्थात ये संविधान के भाग 3 में निहित है ना? जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं। अच्छा, फंडामेंटल राइट से संबंधित आप लोग सभी लोग रखते हैं, ठीक है? और सबको अपने राइट, सबको अधिकार भी पता है। तो एक बार बता दीजिएगा कि फंडामेंटल राइट के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? चलिए, आंसर कीजिए। फंडामेंटल राइट के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? जीवन जीने का अधिकार, ठीक है भाई, अच्छी बात है। और संपत्ति वाला हटा दिया, ओके, ये भी अच्छी बात है। और क्या जानते हैं आप लोग? अमेरिका से लिया, चलिए सारी चर्चाएं करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं प्रियम्बल। ओके? फिर उसके बाद हम लोग फंडामेंटल राइट पर आएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना। ये नोट करना सभी लोग। ओके? प्रियम्बल कहाँ से? यूएसए से प्रेरित है। यूएस संविधान से लिया गया है इसे, मतलब उससे हम लोग थोड़े मोटिवेशन मिला है, तो उससे हम लोगों ने अपने प्रियम्बल को बनाया है। ओके? क्योंकि सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का है? यूएस का। उद्देश्य संकल्प का प्रियम्बल को क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव, जो आपका उद्देश्य संकल्प है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, उसको हम लोग उसका संशोधित संस्करण कहते हैं। ओके? उद्देश्य
संकल्प का ये क्या है, संशोधित रूप है। रिफॉर्म किया गया था इसमें। और प्रस्तावना 1976 में केवल 42 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अर्थात संवैधानिक संशोधन ओके के माध्यम से इसे पहला संशोधन किया गया था और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे। और प्रस्तावना में क्या जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे पता है आपको? तीन से कौन से शब्द जोड़े गए थे, चलिए बताइए। पहला समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ओके, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ओके, और इसके 4 एलिमेंट हैं। 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं वो भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। संविधान के उद्देश्य का स्रोत, उद्देश्य क्या है संविधान के, अर्थात लोगों अर्थात जनता में शक्ति अधिकृत है। शक्ति किसके पास है, जनता के पास। भारत की प्रकृति कैसी है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतंत्रवादी व्यवस्था। ओके, और संविधान के उद्देश्य क्या है, ये जान लीजिए। ये अधिकार का स्रोत है। ओके, अधिकार का स्रोत, अधिकार कहाँ से मिलते हैं, लोगों में निहित है। और उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व या भाईचारा। ओके, फर्टिलिटी बोलते हैं। संविधान लागू कब होता है, 26 नवंबर 1949। ओके, इतनी चीज आपको याद रखनी है। यहां तक क्लियर। अब हम लोग बढ़ेंगे संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, जिसमें क्या होता है, ये चीज आपको शॉर्ट में याद रखना है। बेरूवाड़ी जो केस था संघ के साथ, तो इस केस में क्या कहा गया था कि संविधान प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। ओके, बेरूवाड़ी केस में, ये केस सीधा सा याद रख लीजिए। यहां से मैच द फॉलोइंग पूछ लेते हैं। केशवानंद भारती, ये 1960 में हुआ था, ये 1973 में हुआ था। इसमें भाग माना गया था कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है, भाग माना गया। फिर उसके बाद आता है LIC केस, LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 वाला आता है, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग, अभिन्न भाग माना गया। ओके, तो यहां से पूछ लेते हैं कि किसमें भाग माना गया, किसमें नहीं, ये चीज आपको याद रखना है। ओके, लेकिन यहाँ केशवानंद भारती में ये कहा गया था कि भाई आर्टिकल 368 को ध्यान में रखते हुए आप संविधान में हो सकता है प्रस्तावना में भी संशोधन कर दें, ठीक है, लेकिन उसकी जो मूल संरचना के सिद्धांत हैं उनको ध्यान में रखकर आप संशोधन करेंगे, उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं होना चाहिए। तो आप संशोधन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं,
है ना। तो आर्टिकल 368 ये सारे आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग आते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आपके जो मौलिक अधिकार हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, संविधान के भाग 3 में ये निहित है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है और मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार हैं और संपत्ति अधिकार, लेकिन अब 6 अधिकार हैं क्योंकि संपत्ति अधिकार को हटा दिया गया है। अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है क्या कि संपत्ति का जो अधिकार है किस संशोधन द्वारा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया है। तो अनुच्छेद 31 में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार। साक्षी क्या दिखाना है, रिपीट क्या करना है? फोर्टी फोर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये रहा। सोनिया क्या? ओके, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है और ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से उधार लिया गया है मौलिक अधिकार। इनके महत्व क्या है? तो राज्य के, एक चीज जान लीजिएगा। अच्छा, मैंने आपको राइट पढ़ाए थे ना? अच्छा, जो केस बताए हैं है ना उनको, चलिए पहला बेरुवाड़ी केस होता है और संघ मामले के साथ, संघ के साथ होता है 1960 के दशक 1960 में। तो इसमें उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय सुनाता है, कहता है कि भाई संविधान जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है। लेकिन सेम केस एक और होता है 1973 में, केशवानंद भारती। तो इस केस में उच्चतम न्यायालय अपना ही जजमेंट फिर से चेंज करता है और कहता है कि भाई संविधान का अभिन्न भाग है क्या? प्रस्तावना। प्रस्तावना भाग है संविधान का, इसलिए उसमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तावना की हम मूल संरचना के सिद्धांत को ध्यान में रखकर, अर्थात हमारे जो प्रियम्बल है उसकी जो मूल संरचना है उसमें किसी प्रकार का फेरबदल ना हो, तो हम संशोधन कर सकते हैं। मतलब आर्टिकल 368 को ध्यान में रखेंगे। ओके, और फिर आता है LIC 1995। वो कहता है सीधी सी बात कि भाई प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है, इसे ना अलग किया जा सकता है, ना इसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। सिर्फ संशोधन होगा तो आर्टिकल 368 के तहत, जिसमें क्या होगा, प्रस्तावना की मूल संरचना जो होगी उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं होगा कि हम उसमें से स्वतंत्रता शब्द हटा दें या बंधत्व या धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दें, तो ऐसा नहीं संभव है। ओके, ये चीज है। आ गया समझ में सोनिया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इनके महत्व देख लेते हैं। चलिए, राइट आप लोगों ने पढ़े थे फर्स्ट यूनिट में, की कॉन्सेप्ट में मैंने आपको अधिकार पढ़ाए थे। अब ये बताइएगा कि आपको अधिकार क्यों दिए जाते हैं। अगर आपको पता है कि अधिकार इसलिए दिए जाते हैं तो आपको ये फंडामेंटल राइट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बताइए। मानव, साक्षी मानव है इसलिए नहीं, मानव है इसलिए तो वो दिए जाते हैं आपको ह्यूमन राइट, मानव अधिकार। मानव है इसलिए हमको ह्यूमन राइट मिलेंगे, वो विश्व में हम कहीं भी हों वो अधिकार सबके सेम होंगे, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। ओके, हमको फंडामेंटल राइट जो है
हर राज्य अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देता है, वो क्यों देता है ये बता दीजिएगा। गलत जवाब साक्षी, गलत जवाब गुड्डू आपका भी। ग्रामीण जीवन जीने के लिए, गर्मामय जीवन जीने के लिए, वो तो आपका मानव होने के नाते हो जाएगा साक्षी कि गर्मामय जीवन जीने के लिए। और दीजिए आंसर, और किसी को पता है? पीछे का पूरा समाप्त होता जा रहा है आप सबका। बताइए भाई, गलत सही कुछ भी बताइए। अच्छा, किसी का कोई हनन ना हो, किसके द्वारा? सोनिया। चलिए खैर, आप लोग पीछे का भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहिएगा, थोड़ा बहुत क्या, आप तो एग्जाम नजदीक आने वाले हैं, ज्यादा समय भी नहीं रहेगा, व्यक्ति को अपना सर्वश्रेष्ठ श्रम का प्राप्त करने में मदद करना। चलिए, हम लोगों को अधिकार जो मिलते हैं एक राज्य देता है और अपनी अगेंस्ट देता है। क्यों देता है? क्योंकि राज्य जो है कभी कभी हमारे ऊपर अत्याचार करने लगता है, तो इसलिए वो अपने लिए अपने अगेंस्ट देता है कि अपने विरुद्ध में देता है अधिकार। जैसे कि जब राज्य के मनमाने कार्यों को व्यक्तिगत अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अब राज्य के मनमाने काम कैसे? जैसे मान लीजिएगा सरकार ने ऑर्डर दिया जो घर के अंदर रह रहे हैं उनको मारिए, तो ये क्या है? ये आपका अधिकार है कि आप अपनी सुरक्षा करेंगे और आप इसके लिए कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने हमें क्यों घर से उठवाया या क्यों हमें मारा है जब हम शांत बैठे थे और हमारी कोई गलती नहीं थी, है ना? ये हमारा अधिकार है कि एक अच्छा स्वतंत्रता पूर्वक एवं सम्मानजनक हम अपना जीवन जी सके, है ना? और जैसे हमें अधिकार मिला है कि हम स्वतंत्र अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकें, कि अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है तो हम जोर शोर से भाषण भी कर सकें, सम्मेलन भी कर सकें, आंदोलन भी कर सकें। ये हमारे अधिकार हैं और ये अधिकार हम लोग किसके अगेंस्ट यूज करते हैं? गवर्नमेंट अर्थात राज्य के प्रति, है ना? जब राज्य हमारे ऊपर शोषण करने लगता है, जैसे सरकार जब हमारा शोषण करती है तो हम लोग आंदोलन करने लगते हैं, राइट? सेम ऐसा ही। ओके, तो राज्य के मनमाने कार्यों के खिलाफ ये हमें अधिकार दिए जाते हैं और राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। अधिनायकवादी निरंकुश शासन की स्थापना को रोकता है। संविधान द्वारा गारंटीकृत और संरक्षित जो भूमि का मौलिक कानून है व्यक्ति के समग्र विकास में मदद करता है। ओके, यस, कोर्ट रक्षा करता है। अब आते हैं कुछ फीचर्स, तो फीचर्स जान लेते हैं हम लोग। कुछ एफआर अर्थात फंडामेंटल राइट केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि कुछ नागरिकों एवं गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है। नागरिक कौन होंगे और गैर नागरिक कौन होंगे? गैर नागरिक कंपनी होती है, ओके, और नागरिक व्यक्ति होते हैं। कानूनी व्यक्तियों यानी कंपनियों एवं निगमों दोनों के लिए उपलब्ध है। जो अधिकार है वो कंपनियों एवं व्यक्तियों दोनों के लिए दिए जाते हैं। तो नागरिक में व्यक्ति आते हैं, गैर नागरिक में कंपनी या कोई प्राइवेट कॉर्पोरेशन आते हैं, कॉर्पोरेट्स आते हैं। तो फंडामेंटल राइट पूर्ण नहीं है लेकिन योग्य है, ठीक है? कभी भी पूर्ण रूप से नहीं दिए जाते, योग्य है और स्थायी नहीं है। कभी भी सरकार अगर कुछ होता है तो सरकार उनको आपसे छीन सकती है। ओके, यस, हम लोग नागरिक हैं, ठीक है? और फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? जैसे मान के चलिए कभी कोई ज़्यादा ही आतंकवाद होता है तो फिर आपसे आपके कुछ राइट पर लिमिट लगा दी जाती है या कुछ को अस्थायी समय के लिए रोक दिया जाता है ना? अधिकांश फंडामेंटल राइट राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ ही उपलब्ध है
और ये न्यायोचित है, अर्थात न्यायोचित मतलब आप इनके लिए कोर्ट भी जा सकते हैं। अधिकांश नकारात्मक चरित्र के होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं क्योंकि ये राज्य के खिलाफ होते हैं। जैसे राज्य कभी कोई अच्छा काम करे लेकिन उसके जैसे कोई काम करता है, स्टार्टिंग में हमें खराब लगता है लेकिन भविष्य में वो उसके परिणाम अच्छे हों, तो राज्य को हम लोग रोक देते हैं। तो ये राज्य के लिए कभी-कभी नेगेटिव का काम करते हैं, नकारात्मक चरित्र का काम करते हैं। ओके? अब इतनी चीज़ें आपको याद रखनी हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक किसी स्टूडेंट का अगर डाउट हो तो बताइएगा। ओके? स्थायी नहीं है मतलब इनमें कभी भी संशोधन किया जा सकता है ना? ये चीज़ याद रखिएगा। न्यायोचित हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं हम लोग इनके लिए। चलिए, अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20, 21 को छोड़कर, इन दोनों आर्टिकल को छोड़कर जो आपके फंडामेंटल राइट से संबंधित हैं, फंडामेंटल राइट को निलंबित कर दिया जाता है। बाकी सबको निलंबित कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। ओके, फंडामेंटल राइट में अपवाद 31A, 31B एवं 31C है, इनके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। और सशस्त्र बल अर्थात डिफेंस, पुलिस, इन सब के लिए फंडामेंटल राइट अलग होते हैं। ओके, FIR फंडामेंटल राइट का प्रतिबंधित उपयोग है अनुच्छेद 33, है ना? अब मार्शल लॉ के दौरान लगाए गए प्रतिबंध अनुच्छेद 34। अब ये चीज समझ लीजिएगा, जो डिफेंस सिस्टम होता है उनके लिए संसद द्वारा लागू किया जाता है और राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं। अनुच्छेद 35। यहाँ समझने योग्य क्या बात है कि मिलिट्री के लिए सारे फंडामेंटल राइट नहीं दिए जाते हैं। अब हम लोगों के आम जनता के फंडामेंटल राइट अलग होते हैं और मिलिट्री के अलग होते हैं। अगर मिलिट्री ही कहने लगे कि सरकार गलत कर रही है तो फिर देश चल गया। यस यस करिश्मा, वेरी गुड। यस, गुड साक्षी। तो अब मिलिट्री के लिए सरकार के खिलाफ किसी प्रकार के अधिकार नहीं होते। अपने जीवन को सही से जैसे आम जनता जीती है कि अब हमें चाहे जितने बजे कुछ भी हमें करना पड़े, ऐसा नहीं होता। उन्हें सीधा डिसिप्लिन चलता है और उनके फंडामेंटल राइट अलग होते हैं। उनके कुछ अधिकार होते हैं जो डिफेंस सिस्टम अर्थात वो मार्शल लॉ यूज करता है, मतलब उनको देता है, जो भी उनके कानून नियम हो, है ना? यह संसद द्वारा लागू किया जाता है और राज्य विधानमंडल द्वारा लागू नहीं किया जाता है। अर्थात राज्य के विधानमंडल द्वारा लागू नहीं किया जाएगा, ये संसद द्वारा लागू किया जाएगा। ये चीज़ याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 31A, 31A में क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं। सबसे पहले अच्छा 30B, 30C, यहाँ हमको आर्टिकल पहले 13 देख लेते हैं, 13। ओके, आर्टिकल 13 ये क्या है? ये अप्रत्यक्ष तौर पर इनडायरेक्ट न्यायिक समीक्षा न्यायालय करता है। ओके, जुडिशियल रिव्यू अप्रत्यक्ष तौर पर करता है। यह ऐसा कानून भी कि है जो फंडामेंटल राइट को बदलने की कोशिश भी करें, ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित करेगा। अब आर्टिकल 13 के तहत ये फंडामेंटल राइट को बदलने की कोशिश करता है एवं कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इसके पक्ष में जो आते हैं आर्टिकल 31A, 31B एवं 31C आते हैं, जो कोई भी बदलाव असंवैधानिक घोषित नहीं है। मतलब जैसे संपत्ति के लिए कोई भी
संशोधन आता है सरकार द्वारा, ठीक है। सरकार कहती है हमें आपकी ज़मीन चाहिए, थोड़ा बहुत विकास करना है या मेट्रो लाइन गुजरनी है, तो आप मना नहीं कर सकते हैं। और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये असंवैधानिक है, असंवैधानिक घोषित आप नहीं कर सकते हैं। तो वो सरकार का हक है, किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए आपको संपत्ति देनी पड़ेगी। ओके। जैसे कि अयोध्या में जब राम मंदिर बना था तो वहाँ के कई सारे गांव और कई लोगों के घर भी गए थे, तो वहाँ फिर गवर्नमेंट ने उन लोगों को मुआवजा भी दिया होगा, जो भी दिया होगा, और उन लोगों से उनकी ज़मीन ली ताकि विकास किया जा सके। ओके। तो इसमें अब उन लोगों को हटाया जाना वो असंवैधानिक घोषित नहीं होगा, उसे संवैधानिक ही माना जाएगा। ओके। इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 31A आर्टिकल 5 आर्टिकल 31A 5 श्रेणियों के कानूनों को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के तहत चुनौती मिलने से बचाता है। ठीक है, कि भाई जैसे कि मान लीजिएगा 31A ये संपत्तियों से संबंधित है कि भाई अगर आप कहें कि हमारी ये संपत्ति है, हम गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं काम करने के लिए, तो आप उसे चुनौती नहीं दे सकते हैं गवर्नमेंट को। ये आपसे ले ली जाएगी संपत्ति और आपको कहीं और दूसरी दे दी जाएगी या फिर आपको मुआवजा दिया जाएगा। ओके। तो ये सरकार को या मान लीजिएगा संपत्ति, आपकी संपत्ति लेने से बचाता है, मतलब सरकार को बचाता है कि भाई आप ले सकते हैं। ये श्रेणियां कृषि भूमि, भूमि सुधार, वाणिज्यिक क्षेत्र एवं संपदा के विकास आदि के लिए व्यक्तिगत संपत्ति प्राप्त करने से संबंधित है। जो भी आपकी संपत्ति है उसको प्राप्त करता है। ओके। उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ये चीज है। ओके, कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि आपकी संपत्ति ले ली, आप चले गए कोर्ट, तो ऐसा नहीं हो सकता। राज्य द्वारा संपदा एवं संबंधित अधिकारों का अधिग्रहण, राज्य द्वारा संपत्तियों का प्रबंधन अपने हाथ में लेना, अपने हाथ में ले सकते हैं। निगमों का समामेलन, निगमों के निदेशकों या शेयर धारकों के अधिकारों का समन या संशोधन, खनन पट्टों का समन या संशोधन, है ना। ये सारी चीजें भूमियों का, मतलब मान लीजिएगा आपके यहाँ या आपके आसपास में कभी खनन हुआ है, बालू या गिट्टी निकल आई, ठीक है, मतलब नदी किनारे हैं और वहाँ आपकी ज़मीन है, तो आपसे वो ज़मीन का मुआवजा दिया जाएगा और वहाँ खनन पट्टा संशोधन हो जाएगा। भाई कि अब यहाँ से खनन होगा, बालू या गिट्टी जो भी है वो निकलेगा और आपको ज़मीन अपनी देनी पड़ेगी। उसके अगेंस्ट आप कहीं भी नहीं जा सकते। ओके। ऐसे ही आता है आर्टिकल 31B अनुच्छेद 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करके विभिन्न कानूनों एवं प्रावधानों को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती से बचाता है। अब इसमें क्या है, ये 31A के विपरीत है, किसी भी प्रावधान को न्याय समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है कि भाई न्यायिक समीक्षा होगी, इसमें आप किसी भी प्रकार से कहीं भी नहीं जा सकते हैं। ओके, ये चीज याद रखिएगा। ओके, कि भाई ये सरकार को बचाएगा। ओके, जब हम लोग अनुसूचियां पढ़ेंगे आगे भी देखेंगे। आर्टिकल 31C कोई भी कानून जो अनुच्छेद 39B एंड C में निर्दिष्ट समाजवादी निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने या प्रयास करता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों की समान सुरक्षा या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं होगा। जैसे भाषण, सभा, आंदोलन आदि संबंध में 6 अधिकारों का संरक्षण इसमें किया जाता है। ओके, ये चीज याद रखिएगा, मतलब अभिव्यक्ति जमीनी स्तर पर शून्य होना। ओके, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट में संशोधन अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश प्रदान करता है। जुडिशियल रिव्यू के लिए फंडामेंटल राइट में संशोधन तभी किया जा सकता है जब संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन ना करता हो। ओके, अनुच्छेद 13 में भी, इन सब में भी संशोधन तभी किया जाएगा प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का क्या ना हो, फेरबदल ना हो। ओके, यस साक्षी, टाइम चेंज हो गया 7 से 9। ओके, सुबह ही रहेंगी सारी क्लासेस। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फंडामेंटल राइट कौन कौन किससे संबंधित है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ देखेंगे। ओके,
चलिए, सबसे पहला है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। 14 से 18 तक समानता का अधिकार। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19, 20, 22, आर्टिकल अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन अर्थात शोषण के विरुद्ध 23 से 24, फ्रीडम फॉर रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता के लिए 25 से 28, कल्चर एवं एजुकेशन 29 से 30, प्रॉपर्टी 31 एवं राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ये सारे अधिकार हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ओके, मौलिक अधिकारों के रूप में संपत्ति के अधिकारों को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त कर दिया। ये हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। और संविधान के अनुच्छेद 300A भाग 12 के तहत एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को अधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार वर्तमान में कुल 6 हैं अधिकार। ओके, अब हम लोग देखते हैं राइट टू इक्वालिटी। समानता के अधिकार के अंतर्गत आपके 5 अधिकार होंगे जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता एवं कानूनों का समान संरक्षण, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब सभी के लिए समान कानून होंगे, चाहे कोई नेता हो चाहे कोई आम व्यक्ति हो। आर्टिकल 15 धर्म एवं मूल्य एवं जाति जन्म स्थान के रूप में भेदभाव को खत्म किया। ठीक है, समानता मतलब धर्म से संबंधित एवं जाति एवं लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। आर्टिकल 16 रोजगार में अवसर की समानता, चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो सभी को रोजगार में समानता दी जाएगी। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी अर्थात अस्पृश्यता, छुआछूत का हटाना, उन्मूलन करना। ओके, आर्टिकल 18 अपराधियों का उन्मूलन सॉरी अपराधियों नहीं, उपाधियों का उन्मूलन अर्थात टाइटल्स पहले जो लगाते थे कि राजा अमर सिंह, राजा जीत सिंह, ये सब उपाधियां खत्म कर दी गई हैं, है ना, कि उपाधि नहीं लगेगी। या आपको कोई खिताब मिलता है, कोई पुरस्कार मिलता है कि भारत रत्न, मान लीजिएगा भारत रत्न, करिश्मा नायक, तो ऐसा कुछ उपाधि नहीं लगाएंगे आप अपने आगे, नाम के आगे कभी टाइटल नहीं लगाएंगे। ओके, इसके संबंध में आम नागरिक के लिए अलग कानून है और आर्मी के लिए अलग होते हैं। ओके, ये पांचों याद करना। अब आता है आर्टिकल 1922 स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 19 यह सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। कौन? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या आप स्वतंत्र रूप से भाषण कीजिएगा, अभिव्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत कीजिएगा। शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होना, आंदोलन कर सकते हैं लेकिन बिना हथियारों के। संघ या यूनियन या सहकारी समितियों को बनाने का अधिकार, आप अपनी वो बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, है ना, अपनी कमेटी बना सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। भारत में पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, आप कहीं भी जाइएगा, है ना, ये स्वतंत्रता है आपकी। राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने एवं बसने का अधिकार, आप कहीं भी बसिएगा। कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी पेशा या व्यापार करने का अधिकार, आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, आर्टिकल 20 आता है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, कि आपने जो अपराध किए हैं उसमें थोड़ा बहुत संरक्षण जो भी होगा वो दिया जाएगा, है ना। आर्टिकल 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, ये अभी जुड़ा था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें RTE पढ़ेंगे, राइट टू एजुकेशन। ओके, उसके तहत इसे जोड़ा गया था। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण में। ओके, अब आता है आर्टिकल 23 टू 24 शोषण के विरुद्ध, एक्सप्लॉइटेशन। अनुच्छेद 23 मानव के व्यापार, बेगर, जबरन श्रम, अन्य समान प्रकार के जबरन श्रम पर रोक। मतलब आप किसी व्यक्ति से कोई जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकते हैं। मानव व्यापार, मानव को जो व्यापार होता था कि व्यक्तियों को कोई किसी के अंडर है, कोई किसी का नौकर है तो उसको बेच दिया जाता था कि भाई इसे तुम ले जाओ, अब तुम अपने यहाँ काम करा दो। ठीक है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने, खानों
या खतरनाक रोजगार जैसे कांच, गैस, इन सब में नियोजित करने पर रोक लगाते हैं। ओके, 14 साल से कम उम्र के बच्चे। ओके, यस यस, वेरी गुड साक्षी। चलिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 टू 28। अनुच्छेद 25, नैतिक सार्वजनिक व्यवस्था एवं स्वास्थ्य के अधीन सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को आबद्ध रूप में मानने एवं आचरण करने एवं प्रचार करने का समान अधिकार। सभी लोग आर्टिकल 25 एवं 28 के प्रति क्या है, ये धर्म से संबंधित है। इसमें सभी व्यक्ति अपना, सभी धार्मिक गुरु अपना प्रचार कर सकते हैं, है ना, अपने सम्मेलन कर सकते हैं, अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने देवी देवताओं को पूछ सकते हैं। आर्टिकल 26 आता है, नैतिकता सॉरी, नैतिकता सार्वजनिक व्यवस्था एवं स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय और उसके किसी भी वर्ग के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे कि वो धार्मिक एवं धार्मिक उद्देश्य के लिए संस्थानों की स्थापना एवं रखरखाव का अधिकार, धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार, चल एवं अचल संपत्तियों की स्वामित्व एवं अधिग्रहण करने का अधिकार, कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति को प्रशासित करने का अधिकार। मतलब जो भी आपके धर्म से संबंधित या आपके मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थान के अंतर्गत जो भी भूमि है उसका आप स्वयं संचालन कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें। रोहित चौहान, उपाधि का अंत हो चुका है, मतलब ये है, देखिए, अब आप कहें कि सर हम कोई मेडल जीतते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं, तो हम जीत गए हैं तो सर हमें मेडल बंद कर देना चाहिए। उपाधियों का मतलब ये नहीं है, आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, आपको उपाधि मिल जाएगी। अब कहा जाए कि रोहित को एक उपाधि मिली भारत रत्न, लेकिन रोहित को जो उपाधि मिली है वो आपके पास रहेगी, लेकिन आप अपने नाम के आगे इंडिकेट नहीं कर सकते हैं कि भारत रत्न रोहित चौहान आपका नाम लें। तो इसमें क्या होगा, क्यों बंद किया गया कि इसमें जो समाज में भेदभाव होगा वो बंद करने के लिए, कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है ना, इस वजह से ये उपाधियां हटाई हैं, लेकिन पुरस्कार आपको दिए जाएंगे। ओके, नाम के आगे आप नहीं लगा सकते हैं। ओके, रोहित, अब आप कहें कि सर उपाधियों का अंत किया गया है तो क्लास में जो हम लोगों का पहला दूसरा स्थान आता है वो भी बंद कर दिया जाए, तो ऐसे नहीं होगा, है ना। चलिए आगे आते हैं। आर्टिकल 27, किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए किसी भी कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी धार्मिक संस्था टैक्स नहीं देगी। यह प्रावधान केवल कर रोकने पर रोक लगाता है, शुल्क पर नहीं। मतलब आप टैक्स नहीं दे सकते हैं, ना ले सकते हैं, आप शुल्क ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मंदिर में कई मंदिर ऐसे हैं, कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहाँ शुल्क लिया जाता है, एंट्री फीस लिया जाता है, एंट्री टैक्स नहीं लिया जाता। ओके, है ना, ये चीज याद रखिएगा। देखिए एजुकेशन में नहीं लगा सकते हैं गुड्डू, जैसे पीएचडी के बाद डॉक्टर लगता है उपाधि मिलने पर, वो देखिए वो क्या है आपका, सेना और एजुकेशन में लगा सकते हैं, सेना में लगा सकते हैं, एजुकेशन में क्या है, जैसे प्रोफेसर, है ना, तो वो तो क्या हुआ, एक आपका एक स्तर हुआ, है ना, कि टीचर, प्रिंसिपल। अब रेगुलर थोड़ी ना लगाते रहेंगे आप, जब तक आप वहाँ हैं वहाँ तक लगा रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप प्रोफेसर बने और उसके बाद हट गए, आपका रिटायरमेंट हो गया, तो प्रोफेसर परमानेंट थोड़ी ना चलेगा, फिर तो वो लोग लेने लगते हैं नाम आपका कि प्रोफेसर ये, है ना, ये चीज है। अब आता है आर्टिकल 28, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक निर्देशों या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है कि आप शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे। ओके, अब अगला आता है अनुच्छेद 29 टू 30, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार।
तो इसमें आर्टिकल 29 में प्रावधान है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों को किसी भी वर्ग में अपनी एक अलग भाषा, लिपि, संस्कृति एवं उसको संरक्षित करने का अधिकार, उसको आप शुरू कर रख सकते हैं। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को चाहे वे धार्मिक हो या भाषाई हो या अपनी पसंद की शिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार देने के लिए निम्नलिखित अधिकार है। मतलब आप अपने जो भी भाषा है, जो भी धर्म है, उसमें भी आप अपनी शिक्षा संस्थान भी स्थापित कर सकते हैं एवं शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ओके, ये याद रखिएगा। नहीं निर्मला, बस 2 टॉपिक हम खत्म करेंगे, उसके बाद देखते हैं जितना भी चले, 1.5 घंटे क्लास चले, देखते हैं। ओके, अभी थके नहीं होंगे, बोल तो हम ही रहे हैं, आप तो नहीं, आप तो सुन ही रहे हैं, है ना? सुनने में थोड़ी ना थकावट होती है। चलिए, अब आता है आर्टिकल 32, इसे हृदय कहा जाता है या आत्मा कहा जाता है, ठीक है? और अंबेडकर इसे संवैधानिक उपचार अधिकार को आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। तो आर्टिकल 32 के तहत क्या है, कुछ रिट होती हैं जिसे हम लोग जिसे इशू करता है, जैसे बंदी प्रत्याशी शरीर होना, इसका मतलब ये होता है कभी कोई आपके ऊपर वो होता है, जैसे कोई दंड दिया जाता है, ठीक है? तो आपको सशरीर प्रकट होना पड़ता है न्यायालय के 24 घंटे के अंदर, न्यायालय के समक्ष। हैबियस कॉर्पस बोला जाता है, फिर अगला मैंडेमस, प्रोहिबिटन, सेरेटोरी एंड को वारंटो। तो परमादेश कि हम आज्ञा देते हैं कि आपको ऐसा करना है। निषेध, मना करना, अर्थात कि भाई उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को मना कर सकता है कि आप अपने जो भी काम कर रहे हैं आप अपने दायरे में रहकर करिए, और ये यहाँ आदेश देते हैं कि आपको ऐसा करना है। सेरेटोरी प्रमाणित होना या सूचित करना, या आप सूचित करिए या प्रमाणित होइए। अधिकार परीक्षा किसी अधिकार से, ओके, इन सब के बारे में ये रेट है। यहाँ आपको आर्टिकल 32 में सिर्फ संक्षिप्त में पढ़ना है, आगे हम इन रेटों के बारे में एक अगला सेशन रखेंगे, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि इन रेटों के बारे में मैच द फॉलोइंग पूछ लेते हैं कि कौन सी रेट क्या कहती है। ओके, यस, 5 रेट हैं। साक्षी देखिए, अल्पसंख्यक में कौन आता है समझ लीजिएगा। अच्छा, अल्पसंख्यक आप लोग किन को मानते हैं बताइए? माइनॉरिटीज आप किन किन को मानते हैं? चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। जिनकी संख्या कम होती है ना? आप किनको मानते हैं? जिनकी संख्या कम होती है, राइट? चलिए, और कुलीन तंत्र, अरे भाई वो पैसे वाले होते हैं। मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम, जैन, बुद्ध। देखिए, अल्पसंख्यक जो शब्द है वो बहुत बड़ा है, ठीक है? आप धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक देख रहे हैं, लेकिन धर्म के आधार के साथ साथ धर्म पर आधारित, भाषा पर आधारित भी देख लीजिएगा, लैंग्वेज। अब जो, जैसे मान लीजिएगा साउथ साइड भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक देखे जाएंगे, है ना? साउथ में क्या है, अधिकतर लोग तमिल ही बोलते हैं ना, जो भी उनकी भाषा है वो बोलते हैं। अब वहाँ जो हिंदी बोलते होंगे तो उनको हम भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक कहेंगे। ओके, अब वहाँ हिंदू कम है, वहाँ ईसाई ज्यादा है, तो वहाँ हिंदू भी माइनॉरिटीज में आते हैं, है ना? भाषा, जाति, धर्म, इन सब के आधार पर अल्पसंख्यक अलग अलग होते हैं। ओके, ठीक है? तो हर कोई, कहीं हिंदू अल्पसंख्यक है, कहीं मुस्लिम अल्पसंख्यक है, कहीं सिख अल्पसंख्यक है, हर एक धर्म अलग अलग है, ठीक है? जैन कहीं अल्पसंख्यक है। ओके, ये चीज याद रखना है आपको। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन ये हमने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया है, ठीक है? ये चीजें आप याद रखिएगा। प्रियम्बल, प्रस्तावना, 3 शब्द जोड़े गए थे, इनके बारे में भी हमने आपको स्टार्टिंग में इसलिए बताया था क्योंकि आपको वहां से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है?
यह संविधान की परिचय या प्रस्तावना को संदर्भित करता है, संविधान का सारांश या सार प्रस्तुत करता है। यूएस के संविधान से ये प्रेरित है। उद्देश्य संकल्पना का संशोधन रूप है ये, और 1976 में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ। अब प्रस्तावना में कब संशोधन हुआ है ये चीज आपको नोट करना है। 1976 में 42 अमेंडमेंट, ओके, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर एवं इंटीग्रिटी, ओके। यस, जो जहां होंगे वहां अल्पसंख्यक माने जाएंगे, ओके। चलिए, प्रस्तावना की सामग्री क्या है? सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उद्देश्य, गोद लेने की तिथि मतलब डेट ऑफ एडॉप्शन। तो ये सारी चीजें आप इसका प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सारी चीजें आप याद रख लेना, ओके। अब ये यहाँ केस हमने आपको शॉर्ट में बताए थे, तो इनको भी आप पढ़ लीजिएगा, ओके। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? इस पे चर्चा हुई थी। तो बेरुवारी यूनियन केस 1960 में भी हमने आपको बताया कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें बताया गया था। केस है, कुछ पढ़ लीजिएगा, है ना। इतनी चीजें आपको यहाँ याद रखनी है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो अच्छी बात है कि नहीं। अब हम लोगों ने, अब आपको ये फायदा हुआ कि सुबह सुबह में हमने पता कितनी क्लास का कवर कर लिया। एक संवैधानिक सभा पढ़ ली, एक क्लास, पूरा टॉपिक एक हो गया। नहीं, इसी में आपको 1 घंटा लगता, ठीक है। आपको जल्दी से समझ में आया, और वही हम शाम में लेते या दोपहर में लेते तो आपको समझ में नहीं आता। उसके बाद प्रियम्बल हमने पढ़ लिया, एक क्लास ये पूरी खत्म हो गई, और उसके बाद फंडामेंटल राइट पढ़ लिए, जल्दी से आपको समझ में आ गया। तो 3 टॉपिक 1 घंटे में खत्म हो गए। ज्यादा से ज्यादा ये क्लास रहेगी। ओके, मैं मिस प्रियंका 2 मिनट वेट कीजिएगा। प्रियम्बल आपको फिर से समझाना है ना, प्रस्तावना, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा समझिएगा आप लोग कि यूनिट नंबर 7 थोड़ा बड़ा है, तो इसे खत्म जल्दी करना होगा। प्रस्तावना आपको समझाना है। देखिए, प्रस्तावना क्या है, सबसे पहले ये समझिएगा। देखिए, और मिस प्रियंका, आपको पहले आप जो स्टार्टिंग में क्लास है उसको थोड़ा देख लीजिएगा, ओके, क्योंकि वहां उद्देश्य संकल्प क्या है उसको भी आपको देखना होगा। उद्देश्य संकल्प क्या है इसे हम थोड़ा आपको बता देते हैं। प्रस्तावना याद कर लीजिएगा। उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था, जिसमें उद्देश्य में क्या था कि भाई भारत का संविधान कैसा होगा या भारत में क्या क्या होगा, स्वतंत्रता समानता के बारे में क्या बात होगी, वो दिया था। अब उद्देश्य संकल्प का जो संशोधित रूप है वो प्रस्तावना है, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा, उद्देश्य संकल्प और प्रस्तावना में अंतर क्या है ये समझ लीजिएगा। जैसे आपने कोई प्लान बनाया कि हमें घूमने जाना है और हमें ऐसे ऐसे करना है, आपने एक अपना सॉफ्ट कॉपी बनाई, उद्देश्य बनाया कि हम घूमने जाएंगे, और उसे हम रियल में अप्लाई कर देंगे कि अब हम घूमने जाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। अब घूमने निकल गए और चल दिए, तो वो आपकी एक प्रस्तावना बन गई, ठीक है, कि भाई हमने ऐसे घूम लिया, ठीक। ये हमने आपके समझ में आ जाए ऐसा एग्जाम्पल दिया है, लेकिन इसे रियल में ना लें, ओके। तो ऐसे ही प्रियम्बल है। प्रियम्बल क्या है? हमारा संविधान बहुत बड़ा है, बहुत मोटी किताब है संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम लोग वो पूरा नहीं पढ़ सकते हैं। जो ओरिजिनल प्रियम्बल वो है संविधान, इसीलिए प्रस्तावना दी गई कि प्रस्तावना को आप पढ़ लेंगे। जैसे कि ये है स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल, इसे हम लोग पूरा पढ़ लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा संविधान में क्या क्या है। जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फर्टर्निटी है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं उसमें। सॉवरेनिटी है, सोशल है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है।
अब इन शब्दों के अर्थ बहुत बड़े-बड़े हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? जैसे जस्टिस, हर रूप में जस्टिस न्याय होगा, सोशल होगा, इकोनॉमिक होगा, पॉलिटिकल होगा। लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, इन सब में होगी। वर्शिप, पूजा होगी, है ना? इन सब में हमें स्वतंत्रता होगी। न्याय होगा, इक्वालिटी, किसी भी स्टेटस को देखकर किसी के भेदभाव नहीं करना, है ना? इक्वालिटी, सारी जितनी भी उपलब्धियां या टाइटल हैं उनको खत्म, समाप्त करना, कि आप अपने नाम के आगे नहीं लगाएं। फर्टिनिटी अर्थात भाई बंधुत्व, भाईचारा होगा। यूनिटी होगी। तो इनके अर्थ बहुत बड़े बड़े हैं। ओके। अब प्रियम्बल क्या है? ये संविधान की एक परिचय या प्रस्तावना को संदर्भित करता है, अर्थात हमारे संविधान का एक परिचय है, ठीक है? जैसे आपका कॉलेज या स्कूल में आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसे हम देख लेंगे तो हमें पता लगा लेंगे कि ये कौन है, इनके माता पिता का नाम क्या है, ये कौन सी क्लास में है, इनका परिचय हो जाएगा, राइट? तो ऐसे ही ये संविधान का है। संविधान का सार तत्व, यह यूएसए के संविधान से प्रेरित है। सबसे पहले यूएस का लिखित संविधान था, तो उसी से हम लोग इंस्पायर हैं। उद्देश्य संकल्प का संशोधित रूप है। उद्देश्य संकल्प जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था जब संविधान सभा बनी थी तब, कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमें किस पर काम करना है, तो ये उद्देश्य संकल्प का एक संशोधित रूप है प्रियम्बल। ओके। और इसमें पहली बार एक बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना में, ठीक है, ना कि संविधान में। प्रस्तावना प्रियम्बल में पहली बार संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में हुआ था पहली बार। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? समाजवादी अर्थात सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, अखंडता, इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से पूछ लिया जाता है कि 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान द्वारा। या 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? 1976 में। तो घुमा के पूछ सकता है एनटीए आपसे, ठीक है? तो चीजें आप पढ़ें, ठीक है, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तब आपको चीजें याद होंगी। हर बार एक नया आपके अंदर एक नया डाउट क्रिएट होता है, जिससे कि आपको कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ एक बार क्लास कीजिए, बार बार रिवीजन करते रहिएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? प्रियंका, सॉरी प्रिया, प्रिया यहाँ तक आपको क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रस्तावना में कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, अर्थात सामग्री क्या है कि प्राधिकरण का स्रोत, भारत की राज्य की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य एवं कब से एडॉप्ट किया गया। तो प्रस्तावना में कुछ 4 बिंदु दिए गए हैं कि उनसे समझ में आ जाएगा कि भारत की स्थिति क्या है, प्रकृति क्या है, और ये अथॉरिटीज की क्या है कि भाई ये से कहाँ से कैसे लिया गया है, और हमारे जो संविधान है उसके उद्देश्य क्या है, और एडॉप्ट कब किया गया है। ये सारी चीजें प्रस्तावना में दी है ताकि आपको उद्देश्य का, उसका संविधान का, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सार पता चल जाए कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस पर काम करता है। इसीलिए प्रस्तावना सिर्फ एक पेज है, इसे पढ़ने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा संविधान क्या करता है और क्या कहना चाहता है। ओके, अब इसमें कुछ केस हैं। कुछ केस क्या हुए थे कि भाई देखिए, प्रियम्बल अलग है, संविधान अलग है, लेकिन इन दोनों में केस हुआ कि भाई हमें ये बता दीजिएगा, अगर हमें संशोधन करना है तो हम प्रस्तावना में करेंगे, संविधान में करें, और अगर हम इसमें करेंगे तो इसमें मान्य होंगे या नहीं होंगे, या इसमें करेंगे इसमें मान्य होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि आप ऐसे कहते हैं कि एक कॉपी है ये संविधान की और ये एक संविधान है, तो दोनों वैसे दिख तो रहे हैं अलग अलग, कोई भी होगा वो कन्फ्यूज हो जाएगा। यही ये केस हुए थे। बेरुवारी केस जो हुआ था उसमें बताया गया था कि संविधान और प्रस्तावना अलग अलग है। ओके, ठीक है, तो संविधान अलग है, प्रस्तावना अलग है, दस्तावेज को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था। लेकिन अगला जो केस होता है केशवानंद भारती, तो उसमें कहा गया है कि भाई संविधान जो है, प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है, और इसमें संशोधन किए जा सकते हैं प्रस्तावना या संविधान में, लेकिन संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन जो मूल संरचना है प्रस्तावना, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन ना हो या उसमें किसी प्रकार का फेरबदल ना हो, ठीक है, कि उसके जो उद्देश्य हैं वो रहें, उसमें किसी प्रकार के उद्देश्य को घटाया नहीं जा सकता बल्कि बढ़ाया ही जा सकता है।
तो आर्टिकल वो कहते हैं 36 के अनुसार कि आप प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो मूल संरचना है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन सब में किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं होना चाहिए। अर्थात उसकी जो मूल संरचना है उसमें किसी भी प्रकार का घटना नहीं चाहिए। फिर आता है LIC एंड इंडिया मामला 1995, जिसमें सुप्रीम कोर्ट फिर से कहता है, उच्चतम न्यायालय, कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है, इसे बदला नहीं जा सकता है। ओके, ये चीज आपको याद रखना है। यस यस, संविधान कुंजी है। तो जब हम लोग रिवीजन करेंगे तब हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कोट हैं इसके बारे में। ठीक है, मिस प्रिया शर्मा, आपको आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ तक सभी को याद रखना है। तो आज के लिए काफ़ी हो गया, और सुबह 7 से 9 चलेगी क्लास। ठीक है, इवनिंग कोई क्लास नहीं होगी, और हो सकता है कल वेडनेसडे है तो कल कोई क्लास नहीं होगी। ओके, यही पढ़िएगा, कल कोई क्लास नहीं होगी। चल, कल छुट्टी रहेगी। ओके बाय, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। अब अगर और किसी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। आज की क्लास में मजा आया, टाइम से हुई, और हमें भी टाइम मिला कि भाई 7:30-9 बजे तक हम पढ़ा सकते हैं, है ना? चल, आपको भी दिमाग में जल्दी से कैच किया होगा, है ना? सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। सुबह एक टाइम हो गया, आप भी फ्री। ओके बाय, थैंक यू, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। हाँ सही है करिश्मा, लेकिन आपके लिए छुट्टी है, लेकिन रिवीजन करना है। ओके, चलिए, ओके बाय।